हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शिराज और मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ 2024 की यज़दी एडवेंचर। और इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊँगा मैं, इसकी खूबियाँ, इसकी ख़ामियाँ, सब कुछ। और देखिए, इसका ना मैंने न्यूज़ एक्स ऑटो पे हाईवे रिव्यू, ट्रैक्टेबिलिटी वीडियो, सीट हाइट वीडियो और आपका टर्निंग रेडियस वाला वीडियो भी डल जाएगा आजकल में। वो सारे वीडियोज़ आप वहाँ देख लीजिएगा। गोप्रो ने नखरे करने शुरू कर दिए थे। एनीवे, सो मैं कह रहा था कि मुझे बड़ी हैरत होती है और अफसोस भी होता है कि अब फैसलॉल और वीकैस योगी जैसे नूब्स से तो खैर मैं उम्मीद ही नहीं रखता कि वो आपको ये चीज़ बताएंगे। जो पुराने चावल हैं, सिरीश चंद्रन, बर्ट्रैंड वगैरह, ये इन लोगों ने भी नहीं बताया। और इसके दो रीज़न्स हैं। पहले मैं आपको रीज़न्स बता दूँ। पहला ये कि ये सारे जो लोग हैं ना, बस ये मर्सिडीज़, BMW, लैम्बोर्गिनी ये चलाने आए हैं, इस फील्ड के अंदर चलाने आए हैं। रिव्यू तो ये भी रिव्यू तो करनी नहीं है, कोई गाड़ी चलानी है बस। और वीकैस योगी और फैसलॉल जैसे जो हैं लोग, इन्होंने ऑफ कोर्स कभी ओरिजिनल यज़दी देखी नहीं, और देखी भी होगी तो ध्यान नहीं दिया। अरे भाई, अगर नहीं देखी है, जब ये वाली बाइक्स आती हैं तुम्हारे पास, इनको अपने अब्बा जान के पास लेके जाओ और उनको दिखाओ, वो ये चीज़ देख लेंगे। चाचा, मामा, ताया, किसी ने तो चलाई होगी यज़दी। मैं आपको बताया था मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ भाई। ये इतनी खूबसूरत चीज़ है ना, पुरानी जो यज़दीज़ आती थी उसका जो आपका क्लच कवर और मैग्नेट कवर है ना भाई, इन्होंने इस गाड़ी का आप देख रहे हैं बिल्कुल उससे मिला दिया है। बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी जो है इन्होंने देने की कोशिश की है। एंड येस, दे हैव सक्सीडेड एट दैट। नॉट जस्ट द क्लच एंड मैग्नेट कवर्स, इनफैक्ट उन गाड़ियों में यहाँ पे कार्बोरेटर होता था, तो उसका जो कवर होता था ना, उसको भी इन्होंने यहाँ रेप्लिकेट करने की कोशिश करी है, जो कि बहुत खूबसूरती वाली बात है। एंड अ बिग डुअल थम्स अप टू क्लासिक लेजेंड्स फॉर दैट। इंजन का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी हद तक मिलाने की कोशिश करी है। और टैंक, अगर आप CL2 और रोड किंग का टैंक देखेंगे, इनफैक्ट ज़्यादातर सिर्फ आपका B टाइप को छोड़ के ज़्यादातर यज़दी के जो टैंक्स थे ना, वो ये डिज़ाइन था, स्पेशली रोड किंग, CL2 आपका। तो टैंक का डिज़ाइन भी जो है वो काफ़ी हद तक इन्होंने मिला दिया है। और आपका जो ये फ्यूल टैंक का जो ढक्कन है, ये भी जो है काफ़ी हद तक मिला दिया है। अब ये तो हो गया भाई नॉस्टैल्जिया। अब बात कर लेते हैं थोड़े से नेगेटिव्स की, जो कि आपका बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश के बारे में है भाई। बस ये हफ्ता भर से है मेरे पास, और आपको वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा पर स्पोक्स पे जंक आ गया काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, बोल्ट्स पे अच्छा खासा जंक है यार, सब जगह चल जाएगा। ये इंजन के फिन्स तक पे जंक है, रस्ट है। और जब मैंने बाइक पिकअप करी थी तो ये वाले इन पे जंग था, हैं। तो सारी बात ये भाई, आप क्लासिक लेजेंड्स अपने वेंडर को, अपने सप्लायर को बोलो भाई, अच्छी थोड़े 400-500 रुपये ज़्यादा ले ले, है ना, 500 रुपये ज़्यादा ले ले भाई, लैंड करा दे। तो वही है कि पैसे ज़्यादा ले ले थोड़े, और थोड़े ले ले, मतलब ज़्यादा ले ले पैसे, और अच्छी क्वालिटी का क्रोम यूज़ कर ले भाई, हैं। ये मतलब यार, आप कोई राजू मिस्त्री नहीं हो ना, जो अपने बैकयार्ड में गाड़ियाँ बना रहा है। ईमानदारी वाली बात है, राजू मिस्त्री भी अगर बाइक बनाएगा ना, तो वो क्रोम बेहतरीन क्वालिटी का करके देगा आपको इतने पैसों में। सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं फ़ोटो डाल दूँगा, मैंने हेलमेट लगा रखा है अभी, ताकि हाथ फ्री रहें। अब आप ध्यान से देखिए भाई, ये ना बिल्कुल फ्लश फिट होना चाहिए। मैं उधर से भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ज़्यादा गैप है, यहाँ से कम है भाई। कंसिस्टेंसी लाइए ना, फिर वही वाली बात आपको दिख रहा होगा। देखिए, है यहाँ जो है गैप कम है। ये दिस इज इतना 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 ठीक है, ये इतना नहीं होना चाहिए यार, है। आप देख रहे हैं। तो सारी बात ये है कि ये चीज़ें एक मेन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरर से जो है एक्सपेक्टेड नहीं है, और एक्सेप्टेबल भी नहीं है इनको। देखिए, इससे क्या होता है ना, आपको इनफैक्ट एक तीसरी चीज़ और दिखा देता हूँ।
बहुत है छोटी सी चीज़, पर एक मेन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरर से नहीं होनी चाहिए। ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर है, यहाँ पर एडजस्ट करा हुआ है, ये वाला यहाँ पर है उसूलन ये वाला ठीक है बिल्कुल, ये यहाँ ही होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। अब आप ये यहाँ नहीं है तो आप इसका वो देखिए इम्प्लीकेशन, ठीक है। आप देख रहे हैं टेढ़ा है, हल्का सा गैप है, ठीक है, इसमें भी जो है गैप है भाई, बहुत छोटी सी बात ये है। अब इसको मैं खोल के मैं यहाँ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ज़ाहिर सी बात है मुझे आपको दिखाना था ये। तो जब ये यहाँ आ जाएगा तो उसूलन क्या होना चाहिए, ये बिल्कुल फ्लश फिट होना चाहिए। अब यहाँ पे वही वाली बात आ जाती है भाई, जिस टाइम पे आप बाइक बना रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, और अभी भी आप ये अपने सप्लायर को बोलिए भाई ये बिल्कुल फ्लश फिट होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। अच्छा, अब इन तीनों चीज़ों से क्या कोई बहुत दिक्कत वाली बात है? जी नहीं, इनमें से कुछ भी बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। बस ये है आपको क्या करना होगा कि बाकी जो बाइक्स हैं, ठीक है, जिनमें स्पोक व्हील्स हैं, क्रोम ज़्यादा है, उसमें आपको क्या करना होगा, महीने में एक बार संडे आपका उसमें पूरा सुबह से लेकर समझ लिए शाम तक बीतेगा बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ साफ़ करने में। इसमें आपको हर हफ्ते संडे डिवोट करना पड़ेगा, ये है कहानी। और फटाफट इसके बाद चला के बात करेंगे। अब अच्छी बात यह है कि ये एडजस्टेबल है, तो पर आपका मैं दिखा भी देता हूँ कितनी अभी वही वाली बात है, उधर से भी करनी पड़ेगी, लूज़ कर देते हैं फटाफट, कितनी देर लग रही है ना। अब हम फैसला तो है नहीं जो बोलें कि ये इसके लिए, अब इसके लिए ना है, ठीक है, ये आपका इतना एडजस्ट हो जाती है तो। पर उसूलन भाई आपने ये दिया था, आप इसको एडजस्ट करने वाला दे देते ना, तो आपके लिए कि ये यूएसपी हो जाता, और बहुत ज़्यादा हाथी घोड़े नहीं लगने थे हैं। आप भाई आपकी वाहिद एक मोटरसाइकिल होती इस सेगमेंट के अंदर विथ एडजस्टेबल विंडस्क्रीन। एडजस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आपको मैं उधर से दिखा देता हूँ। अगर आपको हेडलाइट इसकी एडजस्ट करनी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये वाला, उधर वाला भी ऑफ कोर्स, ठीक है, ये वाले बोल्ट आपको लूज़ करने पड़ेंगे, फिर आपको यहाँ से आप एडजस्ट करेंगे। इधर से भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ये दिख रहा है आपको हैं। तो ये इससे पहले आप पहले ये लूज़ करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आप इस वाले से एडजस्ट करेंगे, उसके बाद आप इसको टाइट कर देंगे हैं। और एक चीज़ और, एस्टैब्लिश्ड 1969, भाई पहली एसडी आप लोगों ने मार्केट में उतारी थी सन 74 में। 69 वाज द ईयर जब आपने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी थी जावा मोटरसाइकिल्स की। अर्ली 60s से आपने बाहर से जो है चेकोस्लोवाकिया से आपने बाइक्स मंगाई और उनको यहाँ पे आपने बेचा, आप बेच रहे थे, और मतलब 68 तक सारा इंपोर्टेड माल था। 69 वाज द ईयर व्हेन यू स्टार्टेड सेलिंग जावा मोटरसाइकिल्स, नॉट ESD, okay, when you started manufacturing Java motorcycles in India in your Mysore factory, right? ESD आपने जो पहली उतारी वो 74 में उतारी है, तो ये जो 69 है उसूलन ये गलत है यहाँ पर वही वाली बात कि भाई चलो ये बताना चाह रहे हैं कि 69 में हमने बनाना शुरू कर दी थी, पर ये गलत है, 74 होना चाहिए यहाँ पर। पहली ESD आपने 74 में उतारी थी, ये 69 हटा के यहाँ पे 74 होना चाहिए। जावा मोटरसाइकिल्स पे आप लिखिए ना 69। और छोटी सी चीज़ इतना मायने नहीं रखती है, अगर आप बिल्कुल इसको ना ऐसे देखेंगे ना, ठीक है, आपको दिखेगा यार ये यहाँ से तो एक्सेल इतना निकल रहा है, यहाँ से ज़्यादा निकल रहा है, यहाँ से कम निकल रहा है, पर उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका यहाँ पे जाहिर सी बात है डिस्क ब्रेक और आपका कैलिपर वगैरह ये सब लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ डिस्टेंस, अगर इसको आप निकाल देंगे तब भी एक्चुअली ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगेगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ना आपको और बाइक्स में नहीं दिखेंगी, अगेन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ ठीक है। और अगर कुछ भूल जाऊंगा तो दोबारा बाइक रोक के आपको बता दूंगा। अब बाइक चलाते हैं और बात करते हैं, आपको ये भी दिखाई दूं, है ना। चलिए जी, अब बाइक चलाते हैं और बात करते हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ फटाफट और बता दूं भाई, इसका ना प्री लोड एडजस्ट करना, अभी हेलमेट पहन रखा है मैंने, तो आपको देखिए यहाँ से भी देख लिए और उधर से भी देख लिए,
इसका प्री लोड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेजॉरिटी के लिए। मैंने तो कर दिया, तीसरे नॉच पे था और मैंने इसको लोएस्ट प्री लोड सेटिंग करी है इसकी, जो पहला नॉच है, क्योंकि मेरे वेट के हिसाब से हर गाड़ी में मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब भी मेरे को टाइम मिलता है, अगर थोड़े लंबे टाइम के लिए मिलती है, मतलब फ़र्स्ट राइड में तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास मेरे टूल्स नहीं होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। और ज़्यादातर टेस्ट बाइक्स के अंदर, फ़र्स्ट राइड टेस्ट बाइक्स के अंदर टूल किट नहीं होती है। तो पर हाँ, मेरे पास जब भी हफ्ते भर के लिए बाइक आती है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई उसको जो है, अगर वो ऑलरेडी लोएस्ट प्रीलोड सेटिंग पे नहीं है तो मैं उसको लोएस्ट प्रीलोड सेटिंग पे कर देता हूँ। मेरे वेट के लिए वो ही बेस्ट रहता है। तो अब और इस बाइक के अंदर डीलर साहब जो हैं, ठीक है, उन्होंने क्या चालूपन करा, इसकी टूल किट निकाल ली। टूल किट फॉर एग्जांपल रॉयल एनफील्ड की जितनी बाइक्स हैं उनके अंदर वो टूल किट देते हैं, तो मैं हर रिव्यू के अंदर टूल किट भी आपको दिखाता हूँ कि भाई आपको ये मिलेगा। इसकी टूल किट में मैं अगर थैंकफुली मैंने उनसे मैनुअल जो है वो ले ली, उसके अंदर 99.9% लिखा होगा कि कौन कौन से टूल्स मिलते हैं, मैं उसकी फ़ोटो डाल दूंगा। पर यार ये मैं बोलूँगा क्लासिक लेजेंड्स को कि भाई ये इनसे बोलो घटियापन ना करा करें, ये टूल किट इसके अंदर दें, गाड़ी देते टाइम टूल किट चेक कराएं, गाड़ी जब वापस जाए तो क्या नाम है, उसमें पूरा सारा टूल्स होने चाहिए। 10 में से 9 रिव्यूअर तो यार टूल किट खोल निकाल के दिखाते भी नहीं है, क्योंकि उनको ज़ाहिर सी बात है, उनको पता ही नहीं है कि उन टूल्स का काम क्या है। खैर, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि टूल किट होती तो मैं आपको दिखा देता कि कितना आसान या मुश्किल है बिना टूल किट के। जो है चक्कर क्या है, यहाँ पे ना इतनी कम स्पेस है कि जो आपका सी स्पैनर है ना वो बहुत मुश्किल से घूमता है। तो और भाई लोगों ने, हाँ दूसरी चीज़, भाई इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो यार, डबल स्टैंड तुमने क्यों नहीं दिया, मेन स्टैंड क्यों नहीं दिया है, और 2.5 लाख रुपए की बाइक, और आप उसमें 2022 वाली में भी नहीं था ना, अभी भी ये डबल स्टैंड नहीं दे रहे हैं। कोई तुक ही नहीं बनता यार, स्पोक व्हील्स हैं भाई, डबल स्टैंड दो, पंचर हो जाएगा इंसान की ऐसी की तैसी हो जाएगी, उसको जो क्या नाम है पंचर रिपेयर कराने के लिए। तो ये भी आई मीन कम ऑन यार, मतलब ये चीज़ें तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। डबल स्टैंड दो भाई, और बाइक अपनी इस तरीके से डिज़ाइन करो कि चलो प्री लोड एडजस्ट करना लोगों के लिए आसान हो। खैर, अब दूसरी बात ये भी है, मासेस को छोड़िए, ऑटो जर्नलिस्ट को ही प्री लोड सेट करना नहीं आता है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि प्री लोड एग्जैक्टली काम क्या करता है। हमारे शूमी भैया, सागर भैया, इनको प्री लोड के बारे में घंटा कुछ नहीं पता है, उल्टा बोलते हैं अपने वीडियोज़ के अंदर। एनीवे, अब फटाफट बाइक चलाते हैं और बात करते हैं। अब चलते चलते बात करेंगे। देखिए, मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि मैंने सारे ट्रैक्टेबिलिटी वीडियो, क्रूजिंग स्पीड, आरपीएम वीडियो, ये सब मैंने न्यूज़ एक्स ऑटो पे डाल रखे हैं। सीट हाइट वीडियो, हेडलाइट का वीडियो, सारा उस पे डाल रखा है न्यूज़ एक्स ऑटो पे, उस पे देख लीजिएगा। पर उन सारे वीडियोस को समराइज़ कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, ताकि ये भी अपने आप में एक कंप्लीट रिव्यू रहे। और सबसे पहले अब जो आपको एक चीज़ बताऊंगा कि भाई देखो, पहली बात तो क्लच बड़ा लाइट है, तो आपको चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। अरे साहब, कोई बात नहीं है, रुक के बात कर लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा है ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई भीड़ भाड़ में जो है वो कैसी चलती है। ये मैं बता भी दूंगा आपको और आपको दिख भी जाएगा। तो अच्छा, और सीट हाइट वीडियो आप देख लीजिएगा, हिमालयन से कम ऊंची है, तो छोटे हाइट वालों के लिए ये ज़्यादा अच्छी मोटरसाइकिल है। और अब जो बच्चों के साथ आ रहा हो उसको रास्ता दो यार। और मुझे जहाँ पर ज़्यादा गैप लगेगा ना, क्योंकि देखिए
कंसंट्रेट करना होता है रोड पे, तो मुझे लगेगा जहाँ पे कि भाई यहाँ पे मुझे बातों पे ध्यान कम और रोड पे ज़्यादा देना है, तो मैं उस टाइम पे ना उतना हिस्सा काट दूँगा। चलिए वो नौबत अभी नहीं आई और अब तो जाम नहीं मिलेगा क्योंकि मैं थोड़ी देर में एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाऊँगा। तो अब भीड़ भाड़ में आपने देख लिया होगा कि यार जाहिर सी बात है नई वाली हिमालयन के मुकाबले में ज़्यादा आसानी है छोटी हाइट के लोगों के लिए। और अब बात कर लेते हैं, देखिए बाकी सारी चीज़ों की फटाफट, क्योंकि मुझे एहसास है कि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है और मैं चूमी की तरह 20 किलोमीटर चला के 1 घंटे का रिव्यू नहीं बनाता हूँ। मैं 400-500 किलोमीटर चला के फर्स्ट राइड पे ही 200 किलोमीटर चला लेता हूँ और शॉर्ट रिव्यूज़ में जो हफ्ते भर मेरे पास बाइक रहती है उस पे चला लेता हूँ कम से कम 400-500 किलोमीटर। तो देखिए जब आप इसकी टेस्ट राइड लेने जाएंगे ना और आप स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार कोर्स सा आपको ना इंजन फील होगा। आप कहेंगे यार मतलब एक सस्ती सी फीलिंग आती है। ओए होए मेरी जान, Z4 BMW मैंने 2015 में चलाई थी। तो आपको लगेगा यार सस्ता, ईमानदारी वाली बात है, आपको लगेगा सस्ता सा इंजन है ना, पर मेरा काम है आपको बताना वो चीज़ें जो आप खुद नहीं जान सकते एक छोटी सी टेस्ट राइड लेके। तो आपको अभी भी रिआइट्रेट कर देता हूँ कि उस इंजन की आवाज़ सुन के छोटी सी टेस्ट राइड से ना डिसअपॉइंट मत होइएगा। इंजन की परफॉर्मेंस मेरे न्यूज़ एक्स ऑटो पे जो हाईवे का वीडियो है उसमें देख लीजिएगा, टॉप स्पीड वीडियो है उसमें देख लीजिएगा और एक्सेलरेशन वीडियो है उसमें देख लीजिएगा। तो आपको अट्रैक्टिबिलिटी टेस्ट भी देख लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इंजन के इस कोर्स आवाज़ से। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, अगर आप भाई ये बाइक आप लेंगे लंबा चलने के लिए, तो लंबा चलने में आपको ये होता है यार वाइब्रेशंस तो नहीं होंगे 100 पे, भाई 100 तक ऑलमोस्ट ज़ीरो वाइब्रेशंस हैं। 100 से 120 बहुत हल्का सा बज़ आता है, पर उसको आप वाइब्रेशन नहीं बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे बज़ बोलेंगे। और वो आपको ये बताएगा कि भाई असली बाइक चला रहा है तू, इंटरनल कंबशन इंजन वाली और वॉशिंग मशीन ऑन व्हील्स नहीं चला रहा है, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। 125 और 135 के बीच में वाइब्रेशंस हैं और 135 के 135 के बाद भाई वो फिर से कम हो जाते हैं और टॉप स्पीड 143 पहुंचा पाया मैं इसकी, तो उतनी ही है, 143 पे लिमिटर हिट करती है। और 135 से 143 तक फिर से बहुत कम है वाइब्रेशंस। और आपका 125 और 135 के बीच में भी ना इतने नहीं है कि आप बोलें अरे भाई अंजर पंजर हिल गए, ऐसा नहीं है। तो वाइब्रेशंस कंटेन करने के मामले में भाई मैं फुल मार्क्स दूंगा क्लासिक लेजेंड्स को। और तो इंजन गियरबॉक्स परफॉर्मेंस बेहतरीन है। अच्छा अब देखिए इन्होंने क्या करा है, अब आपको सारी जावा एसडीज के अंदर ना गियर बेस्ड फ्यूल मैपिंग मिलेगी। बेसिकली क्या होता है यार, बाकी सारी बाइक्स में ना जो ECU होता है, ECU बोलते हैं, ECM भी बोलते हैं, उसमें बेसिकली एक मैप होता है जो ओवरऑल मैप होता है जो आपका हर गियर पे काम करता है। जाहिर सी बात है अब और सारे सेंसर्स से डेटा लेके, पर इसमें क्या है वो इसमें भी करता है, पर इसमें एडिशनली इन्होंने हर गियर की अलग से मैपिंग कर रखी है। बेसिकली इन्होंने इसलिए करा क्योंकि आपको पता होगा शुरू से ना इनको दिक्कत आ रही थी लो
लो आरपीएम पे, यानी कि लो स्पीड्स पे, लो आरपीएम पे ना, ख़ासतौर से शुरुआत में गाड़ी स्टॉल हो जाती थी इनकी सारी गाड़ियाँ। वो कमी इन्होंने काफ़ी हद तक हटा दी है। बाय द वे काफ़ी हद तक, पूरी तरह नहीं। अभी भी अगर आपने कम स्पीड पे, कम आरपीएम पे आपने क्लच छोड़ा पहले गियर में, भाई बंद हो जाएगी। तो बेसिकली क्या है कि अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा तो कुछ दिनों में चलाते हुए, 1-2 दिन में ही, कि भाई पहले गियर में ना थोड़ी सी ज़्यादा क्लच छोड़ते टाइम आपको थोड़ी सी ज़्यादा रेस देनी है। तो यानी कि प्रॉब्लम नहीं है। आप कम रेस पे भी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे तो गाड़ी बंद नहीं होगी। ये हो ना बात। यूट्यूब निरंजन सिंह राम, इंडिकेटर दिया लौंडे ने। मैंने इसको बता दिया कि तूने इंडिकेटर दिया, भाई का दिल खुश हुआ। तो हाँ, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यार मज़ेदार गाड़ी है। ठीक है, देखिए आपको हैंडलिंग का अंदाज़ा हो गया होगा। भाई पुरानी वाली हिमालयन जो थी ना, वो तो बिल्कुल हैंडलिंग के मामले में ना गाय भैंस की तरह थी। नई वाली हिमालयन तो भाई उसकी देखिए 5 लाख के नीचे नई वाली हिमालयन से ज़्यादा अच्छी एडवेंचर मोटरसाइकिल नहीं है। उसकी राइड क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी हैंडलिंग, ठीक है। ये देखिए लिमिटर हिट कर रही है 143 पे। तो वो तो अलग चीज़ बना दी उन्होंने अब रॉयल एनफील्ड ने। पर भाई ये एक्चुअली तब आई थी जब पुरानी वाली हिमालयन थी, तो इन्होंने सोचा इससे बेहतर बना देते हैं। और पैसों के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी डील है, पर उसके बारे में एंड में बात करेंगे। तो देखिए पुरानी वाली हिमालयन से इसकी हैंडलिंग तो बहुत अच्छी है। आप हैंडलिंग के बारे में बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट एज गुड एज द वी-स्ट्रॉम और एज गुड एज द न्यू हिमालयन। भाई उसकी भी हैंडलिंग जो है ना, मतलब वो पिनेकल है, तो कहते हैं ना कि एपिटमी है इस सेगमेंट के अंदर नई वाली हिमालयन। और पर तो हैंडलिंग इसकी बहुत अच्छी है। राइड क्वालिटी देखिए, राइड क्वालिटी जो है ना वी-स्ट्रॉम से थोड़ी सी बेहतर है। तो आपको यानी कि हल्की सी स्टिफ महसूस होगी। यार मेरा वेट 56-57 किलो है इस टाइम पे, आपका वेट 60 से ऊपर होगा ना, तो आपको और ज़्यादा अच्छी लगेगी इसकी राइड क्वालिटी। और राइड क्वालिटी बुरी नहीं है, राइड क्वालिटी अच्छी है। पर अब चक्कर क्या है ना, पुरानी वाली हिमालयन और नई वाली हिमालयन ने ना एक्सपेक्टेशंस और इसे कहते हैं ना बार काफ़ी ऊंचा सेट कर दिया है। तो फिर भी अगर आप आइसोलेशन में देखें तो अच्छी खासी, मतलब आप एडवेंचर बाइक लेते हैं ना कंफर्ट के लिए, तो भाई कंफर्टेबल है। और दूर दूर तक कमर तोड़ बिल्कुल नहीं है। और आपको गड्ढों वड्ढों के ऊपर ख़राब रास्ता आएगा ना, भाई रौनते हुए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्यूल एफिशिएंसी देखिए भाई, ये नई बाइक है और फ्यूल एफिशिएंसी जो निकल कर आती है ना, वो हर गाड़ी की तीसरी सर्विस के बाद सेटल होती है। अभी इसने जो मेरे को दिया है, जिसमें टॉप स्पीड रन, एक्सेलरेशन रन सब शामिल है, इसने मेरे को 22 का दिया है। तो मैं आपको डंके की चोट पे एक बात बता रहा हूँ कि आपको तीसरी सर्विस के बाद शहर में 25 के आसपास मिलेगा। और हाईवेज़ पे अगर आप पागलों की तरह नहीं चलाते हैं
तो 30 के आसपास मिल जाएगा, जो कि ये काफ़ी अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी फिगर है। आप सब लोग माइलेज बोलते हैं यार, माइलेज का मतलब होता है गाड़ी की ओडोमीटर रीडिंग, पर अब वही है कि सब लोग माइलेज बोलते हैं तो हमें भी कीवर्ड्स के लिए माइलेज लिखना होता है, पर द करेक्ट वर्ड इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। तो और क्या बचा यार, और यार हाँ, आई थिंक सारा कुछ समराइज़ तो कर दिया है मैंने। और आपके जो भी सवाल हों यार, न्यूज़ एक्स ऑटो पे ना जाके बाकी सारे वीडियोस देख लेना और सब समझ में आ जाएगा। बाई चांस अगर इसमें कुछ रह गया तो उसमें समझ में आ जाएगा। उसके बावजूद आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ और बता दूं आपको, देखिए इसकी ना जो गियर रेशियोज़ हैं, तो बेसिकली 5वां और 6ठा जो है वो ओवर ड्रिवन है। अब वो क्या होता है उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बेसिकली 5वें और 6ठे में ना जब आप क्रूज़ करेंगे तो आरपीएम आपको कम मिलेगा बनिस्बत चौथे गियर के, बाकी सारे गियर्स के, जाहिर सी बात है। देखिए बहुत ऑब्वियस सी बात है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, और वो इसलिए बता रहा हूँ कि नॉर्मली क्या होता है, सिर्फ 6ठा गियर ओवर ड्रिवन होता है, इसमें 5वां और 6ठा दोनों हैं। तो आपको कभी लग रहा है कि यार अभी मैं जैसे ना 6ठा नहीं डाल पा रहा हूँ, लोग क्या होता है, लोग सोचते हैं सबसे अच्छा एवरेज उनको 6ठे में मिलेगा, जो कि एक्चुअली ट्रू है क्योंकि वो ओवर ड्रिवन होता है। तो आप 5वें में भी क्रूज़ कर सकते हैं अगर 6ठा डालने की नौबत नहीं आए, पर ऐसा बहुत कम होगा। ट्रैक्टेबिलिटी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है आपको मिनिमम स्पीड्स इन ईच गियर। तो ये हाँ, नई वाली रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 से ज़्यादा ट्रैक्टेबल है, तो ऐसा कभी होगा नहीं। बट आपको बता दिया मैंने, आप 5वें में भी चल सकते हो अगर 6ठा डालने की नौबत ना आए, और उसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी। और ऑफ कोर्स 6ठे में चलें बिना इंजन लग करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसका अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन उसकी नौबत ना आए तो 5वें में भी चल सकते हैं। और ट्रैक्टेबिलिटी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को भी, न्यूज़ एक्स ऑटो को भी, और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।